नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गणित विषय के, उनको हम यहाँ पर सोल्व करवाएंगे। तो देखिए, इससे पहले भी हमने जो है आपको पार्ट 1 में हम चैप्टर 1 का जो है यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुके हैं, और इस पार्ट 2 में हम जो है एक्सरसाइज 2, 3, 4 एंड 5 इन चारों प्रश्नावली के जो है हम इसमें सॉल्यूशन करवाएंगे। तो इससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर देखिए इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है केवल उन्हीं क्वेश्चन को लिया है। और देखिए, इसके अलावा भी आप क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं आपके स्तर से, अगर आपको समय मिलता है तो। लेकिन कम से कम जो है आप इन क्वेश्चन को आप जरूर करके जाएं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इन क्वेश्चंस के जो है आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2 का लेते हैं, चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो एक तो इसमें देखिए आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाएगा, यानी कि कुल जो है 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले देखिए हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपसे एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी बहुपद दे दिया, बहुपद px बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 की घात है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। अब हमें देखिए मेनली जो है आपको द्विघात का ही यहाँ पर बहुपद दिया जाएगा। तो सीधा सा हम इसमें क्या देखेंगे, देखिए घात हम कैसे देखते हैं, बहुपद की घात हम इस तरह से देखते हैं कि जैसे बहुपद में जो चर होता है उसकी जो अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। जैसे इसमें हम देखें तो इसमें देखिए जो चर है x है, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है भाई, क्योंकि यहाँ पर x² है तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस वजह से इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मान लो कोई, जैसा मान लो कि कोई बहुपद है x³ प्लस 2x² प्लस x, इस तरह से है। अब इसमें देखिए इसकी अगर हम घात की बात करें तो इसमें देखिए जो चर है हमारा x, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, यानी कि इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कोई सा बहुपद दे दे तो आपको इस तरह से घात उसकी देखनी होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये क्वेश्चन होते हैं हमारे, इनको सेम टू सेम यही क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं होता है, यानी कि गणित में संख्या चेंज करके आता है। तो आपको जो है क्वेश्चन रटने की जगह आपको तरीका जो है आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है यहाँ पर कि देखिए बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग हम कैसे निकालेंगे, वो देखिए इस तरह से निकाला जाता है कि यहाँ पर देखिए इसने दे रखा है कि शून्यकों का योग होगा। तो इसमें देखिए शून्यकों का योग, यानी कि जैसे मान लो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं कि देखिए माइनस b/a होता है, यानी कि माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए माइनस x का गुणांक, देखिए यहाँ पर माइनस तो पहले से है ही सही, ये जैसे मान लो फॉर्मूले का माइनस, फिर x का गुणांक -2 बटे x² गुणांक कितना, 1 है। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यानी कि माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, प्लस का 2, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये तो इसने किसका पूछा है, योग का पूछा है। तो आपसे देखिए गुणनफल का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर हम गुणनफल की बात करें तो गुणनफल में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद कितना है यहाँ पर, 5 है, तो 5 बटे 1 बराबर 5, यानी कि इसमें जो शून्य के उनका गुणनफल जो है क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, योग का भी और गुणनफल का भी। तो आपको दोनों ही यहाँ पर तैयार रखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k के शून्यकों का गुणनफल 3 हो तो k का मान होगा। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल 3 हो। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप जब क्वेश्चन करते हैं तो जरूरी नहीं कि जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया तो सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिले, यानी कि आपको थोड़ा सा दिमाग में ये लगाना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको चुकर जाते हैं कि ये क्या है, क्या दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब देखिए हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा उसका गुणन जो शून्यक है, तो इनका गुणा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा तो क्या, अल्फा इंटू बीटा तो 3 दे रखा है उसने क्वेश्चन में, और बराबर देखिए अचर पद हमारा क्या है, k है, और x² गुणांक कितना है, 2 है।
तो यहाँ से देखिए जब हम वज्र गुणा करेंगे इस 2 का गुणा इस 3 से हो जाएगा तो के बराबर क्या निकलेगा 6 निकलेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, आपको केवल आंसर करना है। ये सॉल्यूशन आप रफ कार्य में करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेम इसी तरह से शून्यकों का योग का भी वो दे सकता है कि शून्यकों का योग है तो के का मान, तो अगर शून्यकों का योग वो देता है तो फिर जो के दे रखा है वो इस x के साथ उसको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि x के साथ ही देगा तभी शून्यकों का योग का जो है यहाँ पर इसको पता चलेगा। और इसके बाद अगर गुणनफल दे रखा है तो फिर वो अचर पद की जगह पर आपको के का मान देगा। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और ये है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए शून्य कितने होते हैं, जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे भाई। जैसे मान लो अगर त्रिघात का बहुपद है, ठीक है, तो उसके अधिकतम शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। 4 घात का बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्य कितने होंगे भाई, 4 होंगे, ठीक है ना भाई। तो यानी कि जितनी उसकी घात होती है उतने उसके शून्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x² माइनस 15 के शून्यक होंगे। देखिए शून्य के लिए क्या होना चाहिए, इसका मान यानी कि जो बहुपद दे रखा है उसका मान 0 होना चाहिए। जब हम इस x² माइनस 15 को बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या निकलेगा हमारे पास प्लस माइनस अंडरूट का 15, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। और जब स्क्वायर हटा रहे हैं तो प्लस और माइनस का चिन्ह भी इसमें लगता है, यानी कि एक बार तो प्लस का अंडरूट 15 और एक बार माइनस का अंडरूट 15, यानी कि ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके बाद जो है यहाँ पर हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने का आपसे पूछा जा सकता है, या तो शून्यक पूछा जा सकता है, या शून्यकों का योग पूछा जा सकता है, या शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये 3 तरह की चीज़ें जो है आपसे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं शून्यक की बात कर रहे हैं। तो देखिए शून्यक के लिए यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर हम इसको या तो डायरेक्ट हम इसको 0 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि शून्य के लिए px का मान 0 होना चाहिए, या हम लास्ट में गुणनखंड करते हैं उस वक्त भी इसको बराबर 0 कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा x² माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। तो इस तरह से हम इसको टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े करने पर x माइनस 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2 यहाँ से इसके शून्य निकलेंगे, यानी कि इस बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, 4 और माइनस 2 इसके शून्य हो जाएंगे। और देखिए ये टुकड़े किस तरह से हम करते हैं, तो देखिए इसमें क्या देखा जाता है कि हम इसमें x² का गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। देखिए x² गुणांक कितना भाई 1 है, अचर पद कितना हमारे पास 8 है, ठीक है, यानी कि इन दोनों का गुणा क्या हुआ 8 हुआ। तो हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाली संख्या है ना, यानी कि जो x का गुणांक होता है उसके हम 2 टुकड़े करते हैं, यानी कि उसकी जगह हम ऐसी 2 संख्या लिखते हैं जिनको गुणा करने पर तो ये वाला गुणा आना चाहिए, यानी कि 8 आना चाहिए, और जो माइनस करने पर, ये देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए भाई, ये वापस से ये 2 ही आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्याएं क्या होंगी, 4 और 2 होंगी, जिसमें माइनस का 4 रहेगा और प्लस का 2 रहेगा। दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 8 यहाँ पर आंसर आएगा, और ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो माइनस का 2 यहाँ पर आंसर आएगा। तो इस तरह से हम इनके टुकड़े करते हैं। इसके बाद देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा है कि हम कैसे करेंगे, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 2। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से देखिए ये x², अब यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर हम ये माइनस पहले से ही और इसका माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर क्या रहेगा, x² प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए अब इसने दे रखा है कि शून्य योग तथा गुणनफल। अब यहाँ पर -3 और 2 दे रखा है, तो जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में भी -3 और 2 आए, इनकी जगह और कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लो कि 3 और 4 आ जाए, 5 और 6 जाए, लेकिन तरीका तो सेम ही है ना, तरीका तो आपका क्या है, सेम ही है, यानी कि सेम आपको केवल संख्या रखनी होती है बस, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोई भी द्विघात बहुपद है के शून्य ज्ञात कीजिए
वह शून्य को और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए सिंपली हम जो है इसको इस तरह से हम इसके शून्य के निकाल लेंगे और शून्य के निकालने के बाद जो है हम इसके क्या कर लेंगे, शून्य को और गुणांकों की जो है हम इसकी तुलना कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे ये हो जाएगा। इसकी पीडीएफ में आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है हम डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसके बाद देखिए आपकी एक्सरसाइज 3 आती है, जिसमें है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें एक तो आपका एमसीक्यू रहेगा क्लियर, और एक आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज 1 है, 2 है, 3 है, तीनों ही एक्सरसाइज में जो है सेम ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेम ही नंबर के, यानी कि 4 नंबर के 3 क्वेश्चन इन तीनों प्रश्नावलियों में से पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चों को ये डाउट है कि सर इस प्रश्नावली से हर साल जो है ग्राफ का क्वेश्चन आता है, क्या वो इस बार हट गया है क्या? तो देखिए ग्राफ जो है आपका जो पहले मेजर क्वेश्चन में आता था, यानी कि 4 नंबर में जो है ग्राफ आता था, वो इस साल नहीं आएगा। देखिए वो इस साल नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो इसमें से एक क्वेश्चन आपसे समीकरण को हल करने का पूछा जाएगा, तो वहाँ पर वो जरूर ये दे सकता है कि निम्न समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, लेकिन वो ज़्यादा 2 नंबर में दे सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 नंबर में तो वो ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो 2 नंबर में नहीं देगा। अगर देगा तो बिल्कुल ही सिंपल आपको जो है वो एक सिंपल जो है आपको समीकरण देगा, उसको जरूर आपको ग्राफीय विधि से वो करवा सकता है। तो इस वजह से आप ग्राफीय विधि भी आप देख सकते हैं, केवल सिंपल जो समीकरण है उनके, ज़्यादा टफ समीकरण का आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टफ समीकरण आपसे जो है 4 नंबर में पूछी जाती थी। तो इस बार 4 नंबर का क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपके एक तो है जो है विलोपन विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है और एक आपके ग्राफीय विधि है। तो इन तीनों विधि का अभी हम आगे क्वेश्चन को लेंगे तो उसमें और समझाऊंगा मैं आपको। देखिए इसमें जो है आपसे एमसीक्यू किस तरह के पूछे जा सकते हैं, वो इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि मान लो कोई भी समीकरण दे दी कि 2x + 2y = 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। देखिए इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर देखिए x और y के मान दे रखे हैं, पहला मान हमारा x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस समीकरण में देखिए ये सारे मान हम रख कर देखेंगे, और जिस मान पर देखिए इस साइड तो 6 है ही सही, तो इस साइड पर भी जो है 6 आंसर आ जाना चाहिए। तो देखिए जब हम अगर इस मान को रख के देखते हैं, इस मान को हम रख के देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो 6 आ जाएगा इस साइड भी, यानी कि ये आंसर इसका सही होगा। इस तरह से आपको ये कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए तो इस तरह से आपको ये चेक करना होगा। इसके बाद देखिए आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि समीकरण 2x + y = 4 में यदि y = 2 हो तो x का मान होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो मान दे रखा है उस मान को हम समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए y = 2 दे रखा है, तो जब हम y = 2 रखेंगे इसमें, तो जब सोल्व करने पर हमारा x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, x बराबर हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये अ वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद जो है ये हमारी जो है सारणी है, इस सारणी में हम क्या देखते हैं, इसमें हम जो है अनुपातों की तुलना देखते हैं, उसका ग्राफीय निरूपण देखते हैं और बीजगणितीय निरूपण देखते हैं और संगत और असंगत देखते हैं। तो देखिए इस टेबल से जो है एक क्वेश्चन आपका 100% जो है पूछा जाएगा। कम ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। अब उस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपसे इसमें ये पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो कि आपसे ये बोल दिया जैसे ये अनुपात है, ठीक है, जिसमें क्या दे रखा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, या ये प्रथम 2 अनुपात भी हम देख सकते हैं। अगर इनके मान बराबर नहीं है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि तो ग्राफीय निरूपण होगा, यानी कि रेखाओं की स्थिति क्या होगी। तो इस स्थिति में जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होंगी, या आपसे ये पूछा जाता है कि इस में जो है हल कितने होंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में केवल एक हल प्राप्त होने का जो अनुपात है या जो प्रतिबंध है वो क्या है। ठीक है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होने का प्रतिबंध क्या है, यानी कि आपस में आपसे इनमें से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। या आपसे ये पूछा जा सकता है
कि इस कंडीशन में हल संगत होगा कि असंगत होगा। देखिए हल संगत असंगत हम कैसे देखेंगे, अगर मान लो उस समीकरण का कोई हल मिलता है तो उसका संगत हल होता है, नहीं तो असंगत हल होता है। तो देखिए इसके हल जो है दो कंडीशन में मिलते हैं, एक तो प्रतिच्छेदी में और एक संपाती में। तो इन दोनों ही कंडीशन में हल क्या होंगे, संगत होंगे। और एक कंडीशन होती है समांतर रेखा जिसमें कोई हल नहीं होता, उसमें ये असंगत होता है। तो इस तरह से सेम तरह से तीनों का ही आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा, तो ये आप जो है इसको जरूर याद करें। इसके बाद देखिए एक नंबर में क्वेश्चन आपसे ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इसे बीजगणितीय समीकरण में लिखिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जो भी चीज़ दे रखी है उसकी एक चीज़ का मूल्य हम मान लेते हैं। तो देखिए माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है, वह एक पेन का मूल्य कितना है, y रुपये है। तो देखो अब इसने ये दे रखा है कि 9 पेन है और 9 पेंसिल है और 8 पेन है। तो इसकी समीकरण कैसे बनेगी, 9x + 8y बराबर कितना भाई 54 है। तो इस तरह से इसकी समीकरण बन जाएगी। सेम इसी तरह का क्वेश्चन 2 समीकरणों वाला भी पूछा जा सकता है, जिसमें इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। इस समस्या को रैखिक समीकरणों के युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो सेम इसमें भी जो है हम एक बल्ले का मूल्य मान लेंगे 100 रुपये और एक गेंद का मूल्य मान लेंगे y रुपये। तो प्रश्नानुसार देखिए जो पहली कंडीशन बोली गई है ये वाली, इस कंडीशन के अनुसार हमारी एक समीकरण बन जाएगी, और जो दूसरी कंडीशन बोली गई है उसके अनुसार ये दूसरी समीकरण बन जाएगी। इस तरह से ये 2 समीकरण बन जाएंगी। ये भी 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा इस तरह का, जिसमें देखिए क्या दिया होता है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय तथा के अनंत हल होंगे। यानी कि ये दे रखा है कि ये जो के दे रखा है ये हमें ज्ञात करना है कि ये जो समीकरण निकाय है इसके अनंत हल होंगे। तो देखिए अनंत हल के लिए हमें क्या होना चाहिए, देखिए अनंत हल के लिए हम कंडीशन लिखेंगे कि ये जो तीनों अनुपात है वो क्या होने चाहिए भाई, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से देखिए हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 के यहाँ से हम ये मान लिख लेंगे। मान लिखने के बाद देखिए हम जब यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आएगा 3/k बराबर -2/5। ठीक है, क्योंकि C1 और C2 के मान तो 0 आ रहे हैं, तो 0/0 ये तो जो है अनडिफाइंड टर्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं, ये दोनों टर्म से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें तो केवल k का मान चाहिए। तो देखिए जब इसका वज्र गुणा करेंगे इस तरह से तो k का मान हमें क्या मिलेगा -15/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इसने कंडीशन कौन सी दी है, समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अब देखिए अनंत हल की जगह आपसे वो क्या दे सकता है, केवल एक हल का दे सकता है भाई, केवल एक हल का दे सकता है, या आपसे कोई हल नहीं होगा, इस कंडीशन को भी आपको दे सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको तीनों कंडीशन के लिए जो है तैयार करना होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है कि एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है, तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। यानी कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, तो जिसमें देखिए हम मान लेंगे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो यानी कि 3x यहाँ पर दे रखा है, एक संख्या का 3 गुना क्या होगा 3x होगा, दूसरी संख्या का 2 गुना कितना होगा 2y होगा। अंतर का मतलब होता है कि इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी। इसके बाद देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब देखिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें कौन सी विधि हम लगाएं। तो देखिए क्वेश्चन पर हम डिपेंड करेंगे कि कौन सी विधि हमें लगानी है। अगर मान लो उसने ये केवल ये लिखा है कि समीकरण युग्म को हल कीजिए, तो आप कोई सी भी विधि यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कोई सी भी मतलब एक तो आप जो है विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक जो है हमारी ग्राफी विधि, तीनों में से आप कोई सी भी विधि यहाँ पर लगा सकते हो। अगर वो मान लो कि क्वेश्चन में नाम देता है कि भाई निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या ग्राफी विधि, यानी कि तीनों में से किसी एक का नाम देता है, तो फिर आपको उसी विधि से वो क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें विलोपन विधि से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बहुत सिंपल समीकरण है और विलोपन विधि से करने पर ये आसानी से हो जाएगी, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये y यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो हमें x का मान मिलेगा
x बराबर 9 मिल जाएगा और x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो y बराबर 5 हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी हमने लिया है कि निम्नरेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब ये समीकरण है, इसको विलोपन विधि से हल करना। देखिए विलोपन की जगह हो सकता है विस्थापन भी दे सकता है या ग्राफी विधि भी दे सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना होगा। तो इसको हम विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। इसके बाद देखिए इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए हम मान लेंगे कि दो संख्या x व y है, तो प्रश्नानुसार जो है x माइनस वाई बराबर 26 होगा और प्रश्नानुसार पुनः x बराबर 3y होगा, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। तो x का मान हम इसमें रख देंगे, तो इसमें रखने पर हमें y का मान मिलेगा। भाई y का मान 13 मिल जाएगा और 13 का 3 गुना क्या होगा 39 होगा। तो ये 13 और 39 हमारी संख्या आ जाएंगी। इसके बाद देखिए इसके बाद हम जो है एक्सरसाइज 4 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 के हैं। तो एक्सरसाइज 4 में देखिए इस बार जो है आपसे केवल एक क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा और वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि आपके सेक्शन डी में जो है 2 क्वेश्चन रहेंगे 4-4 नंबर के, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। उसमें एक जो है ये दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 से भी आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि इस पूरी प्रश्नावली में केवल एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो होगा 4 नंबर का। वैसे 2 रहेंगे अथवा में, तो आपको करना एक होगा। यानी कि इसमें से केवल 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें से देखिए 3-4 क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप कर लेना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पर देखिए हम ज़्यादा सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है। तो यहाँ से देखिए ये देख लेना आप, इसको जो है यहाँ पर ये इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। तो जो हमारी संख्या है वो 13 और 14 हमारी संख्याएँ आ जाएंगी। इसके बाद देखिए इस प्रश्नावली का एक और क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आप जो है सॉल्यूशन देख लेना, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहली भुजा हमारी जो है ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर आ जाएगी और आधार 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर देखना। इसके बाद देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन इसका कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इसको भी आप जो है जरूर करना। इसके बाद देखिए हम चैप्टर 5 की बात करेंगे समांतर श्रेणी। तो इसमें भी देखिए आपसे 2 MCQ आपसे पूछे जाएंगे, एक रिक्वेशन पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाएगा। यानी कि इस तरह से जो है 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जो है MCQ की बात करेंगे। तो MCQ में आपसे किसी भी समांतर श्रेणी का आपसे nवां पद पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे कोई सा भी पद आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने एक उदाहरण लिया है कि 10 7 4 का 10वां पद है, यानी कि श्रेणी का जो है आपको 10वां पद जो है पूछा गया है। तो देखिए हम इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे तो 10वां पद हमें कितना मिलेगा -17। तो -17 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि AP में प्रथम पद और सार्वंतर है। तो देखिए इसमें प्रथम पद कितना है भाई, प्रथम पद तो यानी कि जहाँ से श्रेणी स्टार्ट हो रही है वो हमारा प्रथम पद होता है। और देखिए बढ़ती हुई जा रही श्रेणी तो प्लस में जो है इसका सार्वंतर आएगा, यानी कि दूसरी में से पहली संख्या हम घटाएंगे, यानी कि 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि 3 और 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर से हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि AP के प्रथम 10 पदों का योग है। तो देखिए जब हम योग का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर इसमें 245 आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे समांतर श्रेणी और दूसरी भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसलिए मैं हर बार मैं आपसे बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन का तरीका देखिए। इसके बाद देखिए आप जो है खालिस्तान में आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 का सार्वंतर है, या आपसे प्रथम पद भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे, यानी कि इसका सार्वंतर कितना आएगा, इसका सार्वंतर
3 आ जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो। इसके बाद देखिए आपसे किसी एपी के व्यापक पद का सूत्र यानी कि एनवें पद का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे योग का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब अंतिम पद दिया हो तो योग क्या होगा। जब अंतिम पद दिया है तो योग क्या होता है? एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन या एन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एपी का एनवा पद ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन हो तो सार्व अंतर होगा। देखिए जब अगर हम यहाँ पर मान लो एक एन बराबर 1 रखें, ठीक है, यानी कि पहला पद निकालें तो क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। अगर एन बराबर 2 रखें तो A2 क्या निकलेगा? -1 निकलेगा। इसी तरह से और निकलते जाएंगे, यानी कि डी बराबर क्या आएगा? डी बराबर यहाँ से -5 निकलेगा, तो -5 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपसे, जो हमने वैसे तो देखिए प्रश्नावली 5 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप कम से कम जो हम वीडियो में बता रहे हैं इन क्वेश्चनों को आप जरूर करें। देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखिए जो दे रखा है उससे हम जो है समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने पर हम जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इस तरह से हम जो है 31वां पद हम निकाल लेंगे, तो वो आएगा हमारा 178। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ये है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो 3 अंकों वाली ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे जो है दूसरा भी पूछा जा सकता है, जैसे मान लो कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है या 5 से विभाज्य है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप जो है जरूर सोल्व करें। और एक क्वेश्चन आपका ये है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरह से इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर हमारा एन बराबर यानी कि पदों की संख्या 16 आएंगी और डी बराबर 8/3 आएगा। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये हमारे एक्सरसाइज 5 के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर सोल्व करें। यहाँ पर देखिए हमने प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं लिया है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को जो है सोल्यूशन पता है। बस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं चल पाता है कि बहुत सारे सवाल है उनमें से हम क्या क्या पढ़ें। देखिए जो बहुत अच्छे बच्चे यानी कि जिन्होंने बहुत अच्छा जो है पहले से कवर कर रखे हैं सारी चीज़ों को, तो उनको तो देखिए हर क्वेश्चन को जो है टच करना चाहिए, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को करना चाहिए। लेकिन जो विद्यार्थी हैं कि हमें उनको ऐसा लगता है कि हम सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हैं, तो कम से कम जो हम वीडियो में बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को आप जो है ज़रूर करके जाएं। इसके अलावा भी आप करें अगर आप कर पाते हैं या आपके पास समय है तो, लेकिन इन क्वेश्चनों को आप जो है ज़रूर करें। और अगर इन क्वेश्चनों के अलावा इन क्वेश्चनों में अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जो है ज़रूर करेंगे।